नेक्स्ट, राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड, कि सर एक पार्टनरशिप फर्म में मान लीजिए 4 पार्टनर्स हैं, ये तीनों मिल जाते हैं और इस चौथे को बाहर फेंकना चाहते हैं, एक्सपेल कर देना चाहते हैं, तो सर इसका राइट है, he cannot be expelled by majority of the partners, he cannot be expelled by majority of the partners। ये तो हो गया बेसिक रूल, ये क्या हो गया, बेसिक रूल। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे, ब्रीफ में यहां पर बता देता हूं क्या एक्सेप्शंस है सर, कि सर यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में इस बाबत आपने एक क्लॉज डाला हुआ है दैट वन ऑफ द पार्टनर्स कैन बी एक्सपेल्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स, सबसे पहला पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ऐसा क्लॉज डाला हुआ है, लेकिन सर वो गुड फेथ में एक्सरसाइज होना चाहिए। इसलिए नहीं कि पार्टनरशिप अब प्रॉफिट मिंट करने लगी तो इसको बाहर फेंक देंगे तो इसके 33% प्रॉफिट अपन सबके पास में बढ़ जाएंगे, ये तो हो गया बैड फेथ। ठीक है, गुड फेथ में फॉर बेनिफिट ऑफ द फर्म, ठीक है, बेनिफिट ऑफ द फर्म जो है उसके लिए ये भाई क्या करते हैं, पार्टनरशिप की जो रूल्स हैं, जो एग्रीमेंट की बातें हैं वो मानते ही नहीं है। इनको बोलते हैं 1 लाख से ज्यादा कैश विड्रॉ कभी नहीं करना, ये 5-5 10-10 लाख रुपए निकाल के ले जाते हैं, कैसे भी किसी के भी साथ में कुछ भी डील करके आ जाते हैं जिससे पार्टनरशिप को नुकसान होता रहता है। ठीक है, तो सर गुड फेथ में फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म मतलब, और इनकी कुछ गलत कामों के लिए इनको बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है, सबसे पहले पार्टनरशिप एग्रीमेंट में इस बाबत क्लॉज हो, नहीं है क्लॉज तो आप इनको बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लॉज है भी तो भी वो बोनाफाइड वे में गुड फेथ में फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म एक्सरसाइज होना चाहिए, ये प्रूव करना पड़ेगा। तीसरी बात, इनको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, इनको भी अपना पक्ष लेने का मौका देना पड़ेगा। बाकी डिटेल्स क्या क्या कीवर्ड्स हैं और ये सब अपन बाद में वहां पर रखेंगे, लेकिन एग्जाम में इस पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है, कई बार सही में सही तरीके से निकाला हुआ होता है फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म, और पार्टनरशिप डीड में इस बाबत क्लॉज भी दिए होते हैं, वहां पर तो फिर ठीक है आपको पूरा ऐसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वैसे तो नहीं निकाला जाना चाहिए, लेकिन पार्टनरशिप डीड में इस बाबत बातें लिखी हुई हैं प्लस ये बातें हैं तो हम निकाल सकते हैं, फिर आपको बताना होगा ये सारी बातें फॉलो हुई है इसलिए बिल्कुल सही तरीके से निकाला है। सेकेंड इसी में दे देते हैं कि एक पार्टनरशिप फर्म में 4 पार्टनर हैं, एक दिन पार्टनरशिप फर्म की पार्टी हुई, इसमें इसकी वाइफ और इसकी वाइफ ने आपस में लड़ाई कर ली, तो इन 3 जनों ने मिलके इसी बेसिस पे इसको पार्टनरशिप से निकाल दिया। अब बोलो निकाल सकते हैं क्या, कि सर पहली बात तो नहीं निकाल सकते, तभी निकाल सकते हैं जब एग्रीमेंट में क्लॉज हो प्लस वो पार्टनरशिप के हित में हो। यहाँ पर पार्टनरशिप का हित कौन सा है, यहाँ कोई गुड फेथ में नहीं निकाला जा रहा है, इनकी वाइफ आपस में लड़ ली तो इस वजह से बदला निकालने के लिए ये सब काम किए जा रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है इसके पास में क्या क्या रेमेडी अवेलेबल है, तो आपको फिर यही रूल्स बताने पड़ेंगे, फिर इसके पास में रेमेडी अवेलेबल है, ये वापस रीस्टेट हो सकता है इसमें जाके, लेकिन अब चूंकि फायदा भी नहीं है, पार्टनरशिप तो आपसे विश्वास वाला रिलेशनशिप है, ये अपना शेयर लेके अलग भी हो सकता है। ठीक है, ये 2 ऑप्शन इसके पास में भी अवेलेबल है। तो कुल मिला के बात ये सब है कि सर राइट होता है नॉट टू बी एक्सपेल्ड, लेकिन गुड फेथ में फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म ये बातें प्रूव करनी पड़ेंगी, और एग्रीमेंट में भी इस बाबत क्लॉज होना चाहिए, और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, आप अपना पक्ष रखिए, ऐसे ही खड़े खड़े नहीं निकाल सकते हो। राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस, सर अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट याद आ रहा है आपको, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अपन ने पढ़ा था एक तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1)(g) के कारण, और एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि आप किसी भी आदमी को कोई भी काम धंधा करने से रोक नहीं सकते, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड प्रोफेशन एंड बिजनेस ये प्रोवाइड करता है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो किसी को काम धंधा करने से रोक रहे हो वो वॉइड, ऐसे एग्रीमेंट्स वो वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं। याद आ रहा है या नहीं आ रहा है, एग्रीमेंट्स इन रिस्पेक्ट हाँ ऑफ सर। ट्रेड आर वॉइड एग्रीमेंट्स,
but there were certain exceptions to it, my dear. What were the exceptions to them? The exceptions were, sir, exceptions, certain exceptions under the Partnership Act, जहां पर एक आउटगोइंग पार्टनर को काम धंधा करने से रोका जा सकता है, पर वो कर भी सकता है, टक 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 ये बातें हो, उनको आउटगोइंग पार्टनर को रोका भी जा सकता है, या इन एंटिसिपेशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, की फर्म डिसॉल्व हो सकती है, इस एंटिसिपेशन में भी कंपीटिंग बिजनेस करने से रोका जा सकता है। ठीक है, वो बातें याद आ रही है, इन एंटिसिपेशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, फर्म के आउटगोइंग पार्टनर को रोका जा सकता है, जहां पर किसी ने पार्टनरशिप फर्म की गुडविल खरीदी है, केवल वही बंदा उस पार्टनरशिप का नाम यूज में ले सकता है, बाकी जने यूज नहीं ले सकते, वैसा धंधा नहीं कर सकते। सर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, ये सब बातें याद आ रही हैं एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का। वही पार्ट यहाँ पर भी, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी। यदि कॉन्ट्रैक्ट में अदरवाइज बातें नहीं लिखी गई है, तो फिर एक आउटगोइंग पार्टनर कंपीटिंग बिजनेस कैरी ऑन कर सकता है। लेकिन यदि कॉन्ट्रैक्ट में उसे रोक दिया गया है विद रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, तो फिर वो कंपीटिंग बिजनेस नहीं कर सकता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो फिर एक आउटगोइंग पार्टनर फर्म से कंपीटिंग बिजनेस चालू कर सकता है, जो फर्म कर रही है वही आप भी कंपीट कर सकते हैं। एंड ही में एडवर्टाइज सच बिजनेस, वो एडवर्टाइजमेंट भी कर सकता है बिजनेस का, बट विदाउट यूजिंग द फर्म्स नेम, फर्म का नाम यूज करके कि मैं भी उस फर्म का ही अभी तक पार्टनर हूं, उस धंधा नहीं लेना है। रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ एज कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म, फर्म का नाम भी यूज नहीं लेना है, और फर्म के कस्टमर्स जो थे उनको सॉलिसिट नहीं करना है अपने धंधे के लिए। ठीक है, तो आप राइट है आपका आउटगोइंग पार्टनर का टू कैरी ऑन कॉम्पिटिंग बिजनेस। राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स। सर अब एक आउटगोइंग पार्टनर है, ये एक पार्टनर जो है वो बाहर चला गया है, ही इज द आउटगोइंग पार्टनर, बाकी के पार्टनर्स अभी भी बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं, तो सर इसका राइट है बाहर निकलने के बाद में भी सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स जो है उनमें या तो ये हिस्सेदारी मांगेगा, अपना शेयर मांगेगा। क्यों यार, तू तो बाहर निकल गया, तो तू अपनी हिस्सेदारी क्यों मांग रहा है? ठीक है, जब तक कि इसको इसके हिस्से की प्रॉपर्टी या फिर जो भी पैसा उसका पेमेंट नहीं किया कर दिया गया, जो कि इस पार्टनरशिप एक्ट में है, उसको इसकी हिस्से की प्रॉपर्टी या वो सब नहीं दे दी गई है, तब तक ये सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स में या तो शेयर मांग सकता है, या फिर इसका जो भी हिस्सा है, जितने भी रुपए का हिस्सा है, उस पे 6% से इंटरेस्ट डिमांड कर सकता है, जो भी इसको लगे। इसको लगता है कि अब आने वाले टाइम में लॉसेस ही हो रहे हैं, तो ये क्या करेगा, भाई मुझे तो मेरी कैपिटल पे 6% इंटरेस्ट देगा। इसको लगता है नहीं, बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे 6% से ज्यादा, तो ये वाला ऑप्शन चूज कर सकता है। ठीक है, तो एक आउटगोइंग पार्टनर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स में हिस्सेदारी डिमांड कर सकता है, या फिर 6% से की रेट से इंटरेस्ट, जो जितनी भी इसकी हिस्से की प्रॉपर्टी थी उस पर 6% की रेट से इंटरेस्ट डिमांड कर सकता है, टिल द टाइम द अकाउंट्स आर फाइनली सेटल्ड, जिसको इसका पैसा नहीं मिल रहा है। ठीक है, सो एवरी आउटगोइंग पार्टनर, और अच्छा जब ये मर जाता है ना, तो सर इसके एलआर्स को इसका हिस्सा देना होता है, जब तक उनको इसका हिस्सा नहीं दे दिया जाए, या फिर जब तक मतलब हिस्सा नहीं दे दिया जाए, तो या तो शेयर इन प्रॉफिट्स या फिर 6% की रेट से इंटरेस्ट। ठीक है, बट दिस every outgoing partner or representative of a deceased partner has a right to claim either in the share in the subsequent profit of the firm or interest at the rate of 6% per annum on the amount of share in the property of the firm. कब तक? जब तक कि accounts are not finally settled. Now this right is subject to the contract to the contrary. अपोजिट कोई कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है तो फिर दिया भी जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता है, 6 का 5 भी किया जा सकता है, 6 का 10 भी किया जा सकता है। ठीक है, कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट में फिर जो बात लिख दी फिर वो मान्य हो जाए। राइट टू डिसॉल्व द फर्म, यदि पार्टनरशिप एट विल है तो फिर बस बाकी के पार्टनर को नोटिस दो कि अब और कैरी नहीं करना है, चलो फर्म खत्म करो, तो फिर वो फर्म डिसॉल्व हो सकती है। इसके लिए साथ बाकी के सारे पार्टनर्स को राइटिंग में नोटिस देना जरूरी है कि मेरा इंटेंशन है अब इस फर्म को खत्म कर दिया जाए। ठीक है, सो दीज वर द राइट्स ऑफ द आउटगोइंग पार्टनर्स।
राइट्स ऑफ द आउटगोइंग पार्टनर्स। अब बचा है अपना ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है, ड्यूटीज ऑफ द आई एम सॉरी ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स। मैंडेटरी ड्यूटीज, कंपल्सरी ड्यूटीज क्या होती हैं? ड्यूटीज सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट, कि सर एग्रीमेंट में अदरवाइज लिखा हुआ है तो अदरवाइज होगा, नहीं तो ये ड्यूटीज भी होंगी। देन पर्सनल प्रॉफिट्स जो आपने अर्न कर लिए हैं उनका क्या? राइट्स और ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स आफ्टर अ चेंज इन द फर्म। ठीक है, ये चार तरीके से हमको देखना है, राइट्स देखना है, ड्यूटीज देखनी है। ड्यूटीज चार तरीके से, अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर, एक्सप्रेस अथॉरिटी और इम्प्लाइड अथॉरिटी, दो तरीके से देखना है। ठीक है, पार्टनर्स अथॉरिटी इन इमरजेंसी, तीसरे सिचुएशन में भी और देखना है। चलिए बाकी का कल कंटिन्यू करते हैं, ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, टाइम लेगा। लेट्स सी, फटाफट फिनिश करने की कोशिश करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड।